हे गाइस, इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन किसकी? सोल प्रोप्राइटरशिप की। तो पहले ये जानना जरूरी है कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है। देखो, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं केवल ही इस यूट्यूब चैनल चलाता हूं, यानी मैं ही बस आपको पढ़ाता हूं। तो मैं क्या हो गया? अकेला मालिक हो गया इस चैनल का। वैसे ही अगर आप कोई दुकान में जाएंगे, कोई सी आप किराने की दुकान में मान लो जा रहे हो, वहां पे उसका केवल एक ही मालिक है, वही पूरा प्रॉफिट लेता है, उसी ने पूरी कैपिटल लगाई है, वही सब एसेट्स का अरेंजमेंट करता है। तो वो क्या हो गया? सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ बिजनेस हो गया। ठीक, ये क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है। तो हम इस चैप्टर में सोल प्रोप्राइटरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले जानना जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, और सोल प्रोप्राइटरशिप मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो चलिए समझते हैं व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो, ये रही उसकी एक प्यारी सी मीनिंग। इसको अपने एग्जाम में भी यूज कर सकते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एट द end of the accounting period to determine the financial performance and financial position of the business on date। तो देखो, ये मीनिंग कहना क्या चाह रही है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो कब प्रिपेयर होते हैं? एंड में, यानी जब आखिरी चल रहा होगा आपका अकाउंटिंग ईयर का, तब इसको हम बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं? क्योंकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निकालता है ये, और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस भी बताता है। अब देखो, कुछ बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होता है और ये फाइनेंशियल पोजीशन में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी कि कितना प्रॉफिट वो फर्म कमाई या फिर कितना लॉस उसको इनकर्ड हुआ। ये किससे पता चलता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज करने पे। लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन क्या बताती है कि फर्म के पास कितना एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है और कितनी उसके पास कैपिटल है। तो ये किससे पता चलता है? फाइनेंशियल पोजीशन से। होप करता हूं कि आप फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बीच डिफरेंस समझ चुके होंगे। तो देखो, आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है इट इंक्लूड्स, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं ये देख लो, इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट का यूज करके हम नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। उसके बाद एट लास्ट हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ये आपके अकाउंटिंग का लास्ट प्रोसीजर हो रहा होता है। क्या है वो प्रोसीजर? बैलेंस शीट बनाना। ओके, अब देखो, एक और चीज पढ़ लो, ये आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत ज्यादा काम देने वाली है। एक आइटम दो टाइप में होते हैं, एक रेवेन्यू आइटम और एक कैपिटल आइटम। अब देखो डिफरेंस। रेवेन्यू आइटम ऐसे होते हैं जो डे टू डे हो रहे होते हैं। लाइक वाइज देख लो, सैलरीज, आपको सैलरीज हर महीने हर साल देना ही पड़ता है, तो ये हो रहे होते हैं लगातार। और वेजेस हो गया आपका इस टाइप के। ठीक, लेकिन कैपिटल नेचर के क्या क्या हो रहे होते हैं? अब देखो, परचेज ऑफ मशीन, आप मशीन खरीद रहे हो, तो क्या आप हर साल हर महीना हर एक नई मशीन खरीदोगे? नहीं, एक बार खरीद लिया तो 10 साल 15 साल तो यूं आपको काम देकर जाएगी। तो ये क्या हो रहा है? वन टाइम हो रहे होते हैं, और ये डे टू डे हो रहे होते हैं। अब आप रेवेन्यू का लगा दोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो क्या होते हैं? जो रोजाना एक्सपेंडिचर खर्च होते हैं उसको क्या कहोगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो केवल एक बार खर्च होते हैं। ठीक, लाइक एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो गया। ओके, उसके बाद देखो, फिर एक होता है रेवेन्यू इनकम, जो इनकम आपको जनरली मिलती रहती है। लाइक वाइज रेंट हो गया, और भी कई सारी चीजें हो जाती हैं। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट भी अगर आपको हर महीने मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? वो रेवेन्यू नेचर का। और कैपिटल इनकम क्या होती है? लाइक वाइज सेल ऑफ मशीनरी,
आप कोई सा भी अपना एसेट्स बेच रहे हो, मशीनरी हो गई या फिर फर्नीचर हो गया, तो क्या होगा? कैपिटल इनकम होगा। क्यों? क्योंकि उससे हमको पैसा मिलने वाला है, तो इनकम तो है, लेकिन आप केवल एक बार बेचोगे तो क्या हो जाएगा? कैपिटल। तो देखो, ये अब बात पकड़ के चलना कि रेवेन्यू में क्या होता है? डे टू डे हो रहा होता है, और कैपिटल में क्या होता है? वन टाइम हो रहा होता है। ठीक, तो होप करता हूं आप ये सब कुछ चीजें समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, जिससे आप सब कुछ अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये रहे कुछ रेवेन्यू और कैपिटल आइटम्स के क्वेश्चन। तो देखिए, पहले आप वीडियो पॉज करके अगर क्वेश्चन पढ़ के उनके आंसर अपने कॉपीज में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और कमेंट में बताइए। जब हम वीडियो चालू करने के बाद हम जब आंसर बता देंगे तो अपने आंसर चेक करिए और कमेंट में बताइए कि आप कितने स्कोर करें, और शर्माइएगा मत, और ये मत सोचिएगा मेरे इतने कम क्यों आए। भाई आप आगे इंप्रूव करोगे। ओके, तो आप एक बार देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो चलिए मैं बताता हूं सबके आंसर्स विथ रीजन। 5000 स्पेंट फॉर रीपेंटिंग द फैक्ट्री। अब देखो, रीपेंटिंग यानी क्या होता है? हमारी फैक्ट्री थी, हमने इसमें जब पहली बार फैक्ट्री बनी थी तो पेंट करवा दिया था, ठीक है, लेकिन जब घर में दिवाली आती है तो फिर से एक बार पुताई होती है ना, यानी पेंटिंग होती है ना। पेंटिंग वाली नहीं, कलाकृति वाली, घर की दीवारों में जो होता है वो कलर करवाते हैं। तो हम क्या करवा रहे हैं? फिर से, यानी कलर बेकार हो गया तो फिर से हम रीपेंटिंग करवा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? आपके बिल्डिंग का, फैक्ट्री का मेंटेनेंस हो रहा है। मेंटेनेंस आपको करवाना पड़ता है रेगुलरली, तभी तो आपकी फैक्ट्री अच्छी दिखेगी। तो रेगुलरली, डे टू डे क्या होगा? रेवेन्यू होगा। ठीक बात। चलो, क्या होगा ये? रेवेन्यू। लेकिन एक्सपेंडिचर होगा कि इनकम होगा? आपको पैसा देना पड़ेगा, तो क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा। एक्सपेंडिचर। ठीक, चलो सेकंड आता है कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ मशीनरी। कस्टम ड्यूटी क्या होती है भाई? पहले ये समझो। आप जब इंपोर्ट क्या होता है ये पता है ना? आप सबको पता ही होगा, और नहीं पता तो सुन लो। आप मान लीजिए आप इंडिया में रह रहे हो, ठीक, समझाई देता हूं अच्छे से कॉन्सेप्ट। इंडिया में रह रहे हो और कोई भी सामान आप बाहर से मंगवा रहे हो, मान लो यूएसए से। यूएसए से आपने क्या मंगवाई? मशीन मंगवाई, तो ये क्या हो गया? इंपोर्ट हो गया। ठीक, क्या मंगवाया? यूएसए से आपने इंडिया में एक मशीन मंगवाई, तो क्या हो गया? इंपोर्ट हो गया। और यही आपने मान लो चाइना में कोई मशीन बेच दिया, तो ये क्या हो गया? एक्सपोर्ट। समझ गए? तो देखो, आपने यहां पे क्या मंगवाया? इंपोर्ट किया, यानी कोई मशीन आपने मंगवाई, तो क्या लग गया? कस्टम ड्यूटी लग जाती है। ठीक, बिल टैक्सेस वगैरह जो लगते हैं तो क्या बोल देते हैं? कस्टम ड्यूटी लग जाती है। तो देखो, मशीन आपने मंगवाया, और मशीन तो भैया पहले से ही कैपिटल नेचर की हो रही होती है। तो मशीन आप लगातार तो खरीदते नहीं हो, बहुत दिनों बाद खरीदते हो, बहुत सालों बाद खरीदते हो। तो क्या कस्टम ड्यूटी रोजाना लगेगा? नहीं, केवल एक बार लगेगा। तो क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब अगले दो एग्जाम्पल हैं, वो अच्छे खासे एग्जाम्पल जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो हम इसको मिटाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला। चलो अगला देखो, थर्ड वाला, वेजेस पेड टू वर्कर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ये बहुत इजी है। आपने वेजेस दिया, किसको? वर्कर्स को। क्यों दिया? ताकि वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या हो गया? रेवेन्यू हो गया, क्योंकि वेजेस वगैरह देना क्या होता है? रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगला देखो, वेजेस पेड टू वर्कर्स। अब बोलो भैया वेजेस पेड टू वर्कर्स सेम क्वेश्चन लिख दिया है क्या? नहीं नहीं, अभी आगे देखो। टू फिक्स अ मशीन। इस बार भी हम वेजेस दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? वर्कर्स को ही दे रहे हैं। लेकिन क्यों दे रहे हैं? ताकि वो हमारी मशीन फिक्स कर रहे हैं, मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं। तो भाई ये क्या हो जाएगा? देखो, मैं पहले बता चुका हूं, हम मशीन खरीदे हैं। मशीन जब खरीदते हैं तो क्या हो जाती है? कैपिटल हो जाती है, कैपिटल नेचर का हो जाता है। और बताओ, मशीन जब एक बार खरीदोगे तो क्या होगा?
इंस्टॉलमेंट का चार्जेस एक ही बार लगेगा, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो चलो आपको आंसर पता चल गया है। पहले वाले क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरे का कैपिटल एक्सपेंडिचर, थर्ड का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड फोर्थ का कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, समझ गए? तो अपना आंसर फटाफट चेक कर लो और कमेंट में अपना स्कोर आप बता सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के करने के क्या क्या रूल होते हैं, उसमें क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस किस में आते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किस में आते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मेन चीज पढ़ लीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। These are the expenses incurred on the goods purchased। ये कैसे एक्सपेंसेस होते हैं जो किसमें लगते हैं, जो आप गुड्स परचेज कर रहे होते हो, टिल दे आर ब्रॉट टू द प्लेस ऑफ बिजनेस। समझ में नहीं आया, रुको समझाते हैं। देखो मान लो ये एक सामान है, ठीक, गुड्स है कोई सा भी, ये समझ लेते हैं अपन क्या है। एक ये मान लो एक फोन है, ठीक। अब इस फोन में आपकी बिजनेस है, ठीक, ओके, ये आपका बिजनेस हो गया। इस फोन को आपको लेकर आना है अपने बिजनेस में बेचने के लिए। तो आप क्या करोगे, इसको सबसे पहले यहां से उठाओगे तो क्या लग जाएंगे, कुछ टैक्सेस लग जाएंगे, ठीक है। फिर उठाओगे तो क्या लग जाएंगे, कुछ आपके भाड़े वगैरह लग जाएंगे, क्या बोलते हैं, फ्रेट बोलते हैं। कुछ और दो तीन चीजें ऐड होकर तब आपके पास आएगा। और प्लस सुन लो, इस मोबाइल को बनाने में कुल कीमत आ गई मान लो कि ₹10,000, 10K इसकी प्राइस आ गई बनाने में। तो और टैक्सेस कितने के लग गए, 10 रुपए के, फ्रेट लग गए 20 रुपए के, और दो तीन चीजें और लग गई 50 रुपए की, ठीक। तो ये जितनी भी चीजें दिख रही है सब, ये सब क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस है। तो डायरेक्ट टैक्सेस कितने हो गए आपके, 10, 50, 70, 80, 10,080 रुपीज। यहाँ पे क्या हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ हम ये एक्यूरेटली ले रहे हैं कि कितना लग रहा है, सही में लग रहा है कि नहीं लग रहा, या कोई रफ फिगर हम बता दे रहे हैं किस तरह डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और सिंपल भाषा में कहा जाए तो आपके प्रोडक्ट में उतने सारे एक्सपेंसेस जब तक ये आपके बिजनेस के अंदर घुस नहीं जाता। क्या बोल दिया मैंने फटाफट से, देखो ये मोबाइल जब तक आपके बिजनेस के अंदर आ नहीं जाता, उसके बीच में जितने भी खर्च आ रहे होंगे वो सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे होंगे, ठीक। एग्जाम्पल देख लो, कस्टम ड्यूटी, बता चुका हूं मैं कस्टम ड्यूटी क्या होती है। तो बता रहा, यहां पे कस्टम ड्यूटी लग सकती है, लेकिन कब लगेगी कस्टम ड्यूटी, जब हम गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो। और फ्रेट हो सकता है, लोडिंग चार्जेस हो सकते हैं, ट्रक वगैरह में सामान लोड होता है, और एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ये इंपॉर्टेंट चीज कह दिया इसने। वो सारे खर्चे जो गुड्स को प्रोड्यूस करने में हो रहे हैं वो भी क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लाइक फ्यूल का चार्जेस, फैक्ट्री का रेंट, और भी बहुत सारे जो होते हैं। समझ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब एक फॉर्मूला देख लो, ये आपको बहुत जगह काम आने वाला है। ये क्या लिख दिया मैंने, कॉक्स यानी होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपने सामान बेचा उसका कितनी लागत थी, इसको निकालने का फॉर्मूला सुन लो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक। तो देखो आज आपने मोटा मोटा पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का खत्म कर लिया, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए आपका एक बेस बना देगा। अगर आपने ये वीडियो ध्यान पूर्वक और समझ के देखी होगी, ऐसा नहीं कि बीच में पॉज किया फिर कहीं चले गए फिर आके बैठ गए कंटिन्यू कर लिया, नहीं, एक ही लय में बैठोगे ना, दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगा। तो अगर आपने अच्छे समझा होगा तो आपको जो नेक्स्ट वीडियो हमारी न्यूमेरिकल क्वेश्चन वाली है, इसमें हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह बनाया जाता है, ठीक। क्योंकि ये आपको थ्योरी पोर्शन एक बेस दे देता है, बेस स्ट्रांग है तो इमारत ऊंची से ऊंची बन सकती है और कभी गिरेगी नहीं। तो इसी बात पे
आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो यहीं से करते हैं अपनी वीडियो एंड। तब तक के लिए रुक जाओ भाई, रुक जाओ। देखो, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते भी रहिए। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।